हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएस एकेडमी और मैं हूं कन्हैया सैनी। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स और पिछली क्लास में अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब एक मियोसिस करती है तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और यही माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, किसी एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ साइकिल में पहली बार गेमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करने का काम करते हैं। तो एक्चुअल में माइक्रोस्पोर जब डेवलप फेज में आता है तब माइक्रोस्पोर की डेवलप फेज को ही अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन के बारे में। देखो, ज्यादातर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन्स हो वो स्फेरिकल हो। डिफरेंट स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो साइज, शेप, कलर और डिजाइन में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर जनरली बोला जाए तो कैसे होंगे, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ये एक एवरेज पोलन ग्रेन्स का साइज लिया हुआ है, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। वैसे साइज भी अलग अलग हो सकता है, नॉर्मली अपन बोलेंगे कि ये साइज होता है। स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलेनोलॉजी। एक सिंपल सी टर्म है, आपको याद रखना है। उस ब्रांच का नाम जहां पर पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे अपन पैलेनोलॉजी। अब देखो, जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को मेल गैमेट मान लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होते। मेल गैमेट तो पोलन ग्रेन के अंदर बाद में बनेंगे। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। तो मैंने लिख दिया कि पोलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेटोफाइट्स हैं, मेल गैमेटोफाइट्स। अब देखो, यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि मेल गैमेटोफाइट तो है, लेकिन कब इसको मैच्योर बोलना है, कब इसको इमैच्योर बोलेंगे, कब पार्शियली मैच्योर बोलेंगे। और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज यहीं पर होते हैं, यहां से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो समझो, देखो एक बार देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद जो माइक्रोस्पोर्स बने थे, मैंने आपको बताया था कि यही माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं, गेमेटोफिटिक जनरेशन को इनिशिएट करने का काम करते हैं। कहने का मतलब पहली बार कोई हैप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है। तो माइक्रोस्पोर जो है वो सिंगल सेल्ड है। तो जब सिंगल सेल्ड होता है तब अपन इसको बोलेंगे कि ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब देखो, आप इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। किसको बोलेंगे अपन, माइक्रोस्पोर। अब देखो, ये माइक्रोस्पोर अब डेवलप होगा, कैसे होगा ये पूरी प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। तो जब ये माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए, 2 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा, 2 सेल्ड स्टेज। अब देखो, 2 सेल्ड स्टेज भी कौन सी है, देखो इसमें 2 टाइप की सेल होगी। देखो, एक तो होगी वेजेटेटिव सेल और एक होगी जेनरेटिव सेल। तो अगर ये 2 सेल्ड स्टेज में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये माइक्रोस्पोर पहले के कंपेयर में तो डेवलप हो गए। तो इसी 2 सेल्ड स्टेज को ही अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि पोलन ग्रेन में और माइक्रोस्पोर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। माइक्रोस्पोर की जो डेवलप्ड स्टेज होती है उसी को अपन पोलन ग्रेन कहते हैं। तो जब ये 2 सेल्ड स्टेज में आ गया, अब अपन इसको बोलेंगे कि ये पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ये पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में तो ये ज्यादा डेवलप हो गया। अब देखो, जब ये 2 सेल्ड स्टेज से और डेवलप होके 3 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा, जब ये पोलन ग्रेन 3
सेल्ड स्टेज में आ गया। अब 3 सेल्ड स्टेज में कौन है देखो, एक तो होगी इसमें वेजेटेटिव सेल, और दूसरा क्या होगा, ये जनरेटिव सेल क्या करेगी, एक माइटोसिस करेगी और ये 2 मेल गैमेट्स बना देगी। अब पोलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड स्टेज में आ गया। अब इसको स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं, ये होता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जब सिंगल सेल्ड में है तो बोलेंगे फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट जब 2 सेल्ड स्टेज में आ गया तो इसको बोलेंगे अपन पार्शियली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, और जब ये 3 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा इसको बोलेंगे अपन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखो कितना अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आया। एंजियोस्पर्म प्लांट्स का डेवलप मेल गैमेटोफाइट कितनी सेल का, केवल 3 सेल। कितनी सेल है इसमें, केवल 3 सेल। जबकि एंजियोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट है वो बताओ कितनी सेल का, अब बता ही सकते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म का पूरा जो प्लांट है वही स्पोरोफाइट है। तो बताओ स्पोरोफाइट के कंपेयर में ये गैमेटोफाइट है, ये हाईली रेड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसलिए बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट है वो हाईली रेड्यूस्ड होता है प्लस डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। यही बात अपन डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे स्पोरोफाइट बिकम वेल डेवलप्ड एंड गैमेटोफाइट बिकम रेड्यूस्ड। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ प्लांट किंगडम में सबसे कम डेवलप मेल गैमेटोफाइट किसका होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर एंजियोस्पर्म्स का। तो ये तो थी पोलन ग्रेन के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर। अब अपन पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर अपन है वो डायग्राम से समझेंगे। तो पहले तो ये कि सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडम, और स्पोरोडम हैज 2 लेयर्स। देखो बाहर वाली जो लेयर दिख रही है आपको, जो मैंने पिंक कलर की बनाई है आउटर मोस्ट हार्ड लेयर, इसको बोलेंगे अपन एक्साइन। तो एक्साइन को मैंने बोल दिया कि ये कैसी लेयर है, ये आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट के साथ साथ हार्ड लेयर है। देखो हार्ड इसलिए है, इट इज मेड अप ऑफ ए हार्ड मटेरियल स्पोरोपोलेनिन। मेजर जो कंपोनेंट है वो स्पोरोपोलेनिन है, इसके अलावा क्यूटीन। मेजर कंपोनेंट है वो स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के बारे में अपने को बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सीखनी है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोरोपोलेनिन बनाने का काम किसका, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पोरोपोलेनिन बनाता है, बनाने का काम किसका है, टैपिटम का। दूसरी बात, स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो प्लांट्स में प्रेजेंट है। मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल बोल सकते हो आप। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ प्लांट में सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा, तो आपका आंसर होगा स्पोरोपोलेनिन। पूछा जाए सबसे हार्ड टिश्यू कौन सा है, तो आपका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। इसके अलावा देखो स्पोरोपोलेनिन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि ये फैटी सबस्टेंस है, ये फैटी सबस्टेंस का बना हुआ है। इट इज पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड, मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स होता है ये, पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स। हाईली रेजिस्टेंट है, ये टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस को आसानी से टॉलरेट कर सकता है। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा डिस्कवर नहीं किया गया जो क्या करता है कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करते। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि स्पोरोपोलेनिन है वो अल्टीमेटली नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब देखो स्पोरोपोलेनिन के वजह से ही क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स के जो फॉसिल्स होते हैं वो बहुत सालों के बाद भी वेल प्रिजर्व्ड फॉर्म में रहते हैं। और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब उनका पोलिनेशन होता है तो हार्मफुल जो बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, तो ये स्पोरोपोलेनिन क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको स्पोरोपोलेनिन के बारे में याद रखनी है। अब देखो डायग्राम में देखो, कई जगह ऐसी बना रखी है मैंने जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है।
तो देखो ये जगह बना रखी है, जगह ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि स्पोरोपोलन है वो एब्सेंट है या फिर बहुत ही थिन लेयर की फॉर्म में है, उस जगह को बोलते हैं अपन जम्पोर। तो देखो इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि जो एक्साइन है वो डिसकंटिन्यूअस है, कहीं पर स्पोरोपोलन ज्यादा और कहीं पर कम। तो ये जो जम्पोर है ये वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलन है वो एब्सेंट कम है, और इन्हीं जम्पोर से ही क्या होता है, जब पोलन का जर्मिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो याद रखना पोलन ट्यूब बनाने का काम किसका है, इंटाइन का, लेकिन पोलन ट्यूब बनेगी कहां से, निकलेगी कहां से, एक्साइन से, और एक्साइन में भी कहां से निकलेगी, जम्पोर से। अब देखो जम्पोर जो है वो भी फिक्स नहीं है, अलग अलग पोलन ग्रेन्स है उसमें जम्पोर का नंबर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, ज्यादातर जो डाइकोट होते हैं उनमें 3 जम्पोर होते हैं, उनमें 3 जम्पोर होते हैं, और वो लेंस की शेप्ड के होते हैं, उनको बोलते हैं कोलपस। इसी वजह से डाइकोट के पोलन ग्रेन को बोलेंगे दीज आर ट्राइकोलपेट पोलन ग्रेन्स। ऐसे ही देखो मोनोकोट जो होते हैं, मोनोकोट में एक ही जम्पोर होता है, उनको बोल दिया दीज आर मोनोकोलपेट पोलन ग्रेन्स। तो जम्पोर जो होता है उसका भी नंबर है वो फिक्स नहीं है। तो ये अपन ने पढ़ लिया एक्साइन के बारे में। सेकंड टर्म देखो, अपनी सेकंड जो लेयर है वो है इंटाइन। इंटाइन डायग्राम में देखो आप, एक्साइन के नीचे ये जो लेयर दिख रही है आपको ये इंटाइन है। तो इंटाइन को मैंने लिख दिया कि ये तो एक तो इनर लेयर है, दूसरी बात ये कंटिन्यूअस लेयर है। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि एक्साइन में तो क्या था, जम्पोर वाली जगह ऐसी थी जहां पर स्पोरोपोलन नहीं था, लेकिन जो इंटाइन है वो कंटिन्यूअस है। इंटाइन किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, या ऐसे बोल दो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन प्लस सेलुलोज। तीसरी जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ध्यान रखना स्पोरोडम का पार्ट नहीं है, स्पोरोडम में तो 2 ही है, एक्साइन और इंटाइन। तो आप ये बोल सकते हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी कि ये साइटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है। ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। इसके अलावा देखो ये वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल के अलावा ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है न्यूक्लियस होगा, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल ने जब मियोसिस किया था तब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने थे, और इन माइक्रोस्पोर्स को डेवलप जब हो गए तब इनको अपन ने पोलन ग्रेन्स बोल दिया। तो ये न्यूक्लियस कैसा हो गया, हैप्लॉइड। इसके अलावा देखो एक चीज और दिख रही है आपको, ये जो पोलन स्पोरोपोलन का जो डिजाइन दिख रहा है इसको मैंने लिखा है ऑर्नामेंटेशन। जनरली आप इसको डिजाइन बोल सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा है फैसिनेटिंग एरियो पैटर्न। तो ये डिजाइन जो होता है, ये डिजाइन भी अलग अलग स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स में अलग अलग होता है, इसलिए बोला जाता है कि ऑर्नामेंटेशन जो होता है या डिजाइन जो होता है इट हैज टेक्सोनोमिकल सिग्निफिकेंस। क्यों, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का है। एक आपको टर्म और दिख रही है, देखो पोलन किट। देखो पोलन किट जो होती है ये सारे पोलन ग्रेन्स में नहीं होती, वो प्लांट्स जिनमें पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, उनके पोलन ग्रेन्स के चारों ओर एक स्टिकी नेचर की या ऑयली एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन पोलन किट। दिख रही है आपको पोलन किट। तो पोलन किट के बारे में देखो मैं यहां लिख रहा हूं, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो ये कि पोलन किट किस में प्रेजेंट होगी, इंसेक्ट पोलिनेटिंग जो प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स है केवल उसी में होगी। दूसरी बात देखो पोलन किट बनाने का काम किसका है, ये भी टेपिटम का। तो देखो स्टूडेंट टेपिटम के कितने काम निकल के आ रहे हैं। एक टेपिटम का मेन काम तो था मिडल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दूसरा टेपिटम का काम था कि वो केलेज एंजाइम सीक्रेट कर रही थी। इसके अलावा टेपिटम क्या करती है, हार्मोन भी बनाती है लाइक ऑक्सीन। इसके अलावा टेपिटम क्या बना रही थी, स्पोरोपोलिन। और इसके अलावा और क्या बना रही है, ये पोलन किट के जो मटेरियल है वो भी टेपिटम बनाती है। अब रही बात ये कि सर पोलन किट बनी हुई किसकी है, इट इज मेड अप ऑफ
लिपिड प्लस कैरोटिनॉइड्स। तो ये लिपिड और कैरोटिनॉइड कौन बनाएगा भाई? ये टेपिटम ही बनाएगी। अब रही बात ये कि सर टेपिटम का काम क्या है? टेपिटम का देखो दो काम है। एक तो ये स्टिकी नेचर की है, तो स्टिकी नेचर की होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर आके बैठेगा तो ये पोलन ग्रेन से होते हैं वो इंसेक्ट के चिपक जाएंगे, तो अटैचमेंट में हेल्प करेगी। दूसरा क्या करती है कि जो हार्मफुल यूवी रेज होती है उससे भी पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये सारी चीजें होगी पोलन किट के बारे में। याद रखना, पोलन किट केवल उन्हीं में होगी जिनमें पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। तीसरा एक फंक्शन ये भी याद रख सकते हो कि ये जो ऑयली कलर की होने की वजह से क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स सॉरी इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। ये अपनी होगी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। अब अपन पोलन ग्रेन्स के बारे में चार इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो पहली जो अपनी टर्म है वो है पोलन एलर्जी। एलर्जी का मतलब फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है उसी को अपन बोलते हैं एलर्जी। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, मोस्टली वो पोलन ग्रेन्स जिनमें पोलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, उनके पोलन ग्रेन्स जब एयर में होते हैं तो कई टाइप की एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो एलर्जी हो सकता है कि किसी को छींक आए, स्नीजिंग हो, या हो सकता है कि स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो, या फिर कई बार ये एलर्जी है वो क्रोनिक टाइप की हो जाती है लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। तो पोलन ग्रेन्स की वजह से होने वाली एलर्जी को ही बोलते हैं अपन पोलन एलर्जी। इसीलिए एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अपन बोलेंगे एरो एलर्जेंस। क्यों? क्योंकि ये एयर में रहते और एलर्जी प्रोड्यूस करते, एरो एलर्जेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो आप कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो ये पार्थेनियम। पार्थेनियम को जनरली अपन बोल देते हैं कैरेट ग्रास। इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है वो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कैरेट ग्रास। इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि ये इंपोर्टेड वीट के साथ अमेरिका से आ गया था और इसने यहाँ पे आकर क्या किया था, एलर्जी प्रोड्यूस की थी। इसके अलावा और एग्जांपल देखो, चीनोपोडियम, ये वही एग्जांपल लिख रहे हैं अपन जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा एमेरेंथस, सोरघम, सोरघम या जवार बोल दो, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला एम्ब्रोसिया, और एम्ब्रोसिया के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हे फीवर एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो ये हो गया आपकी पोलन एलर्जी। सेकंड देखो, सेकंड है पोलन प्रोडक्ट्स। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि पोलन यूज है वो फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में किया जाता है। फॉरेन कंट्रीज में पोलन ग्रेन से बनी हुई टैबलेट और सिरप है वो मार्केट में खूब अवेलेबल है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ भी एक बार। पोलन ग्रेन्स के बने हुए प्रोडक्ट का यूज करके ही एथलीट्स और रेस हॉर्सेज होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का क्लेम भी किया गया है। तो आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पोलन प्रोडक्ट के बारे में। ये पोलन प्रोडक्ट्स हो गए आपके एनसीईआरटी में देखना जो डायग्राम दे रखा है पोलन प्रोडक्ट वाला, उसमें लिखा हुआ है 30 टैबलेट्स, इसे लिखा है फ्रॉम इंग्लैंड। अब आप बोलोगे सर इंग्लैंड का क्या लॉजिक? एक्चुअली में इंग्लैंड का मतलब ये हो गया कि पोलन प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइजेशन करने का जो मेन काम, जो क्रेडिट जो जाता है वो इंग्लैंड को ही जाता है, इसलिए उसने लिखा है फ्रॉम इंग्लैंड। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, पूछे ना पूछे नीट में, लेकिन है तो एनसीईआरटी से ही। अब देखो तीसरा होता है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि पोलन ग्रेन्स कब तक एक्टिव रहेंगे।
द पीरियड फ्रॉम विच द पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट आफ्टर लैंडिंग ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड वायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे राइस और व्हीट है, राइस और व्हीट है, तो इनके पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इनकी वायबिलिटी केवल 30 मिनट्स है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 30 मिनट्स के बाद अगर ये पोलिनेशन करके स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तो फिर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, तो इनकी वायबिलिटी कितनी होगी, 30 मिनट्स। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखो, फैमिली रोजेसी, इसमें रोज आता है। फैमिली लेग्यूमिनोसी, फैमिली सोलेनेसी, इनको शॉर्ट में आप ऐसे याद रख लो, RSL या RLS रख लो, RLS रख लो, कुछ भी नाम रख लो, रामेश्वर लाल शर्मा से याद रख लो, कुछ भी रख लो आप RLS। तो इन फैमिली के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनकी वायबिलिटी होती है वो फ्यू मंथ तक होती है। कहने का मतलब 1 या 2 मंथ का। तो एक्चुअल में जो पोलन वायबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। तो ये आपकी टर्म होगी वायबिलिटी। और लास्ट टर्म जो आती है वो है अपने पास पोलन बैंक। आपने सीड बैंक के बारे में, स्पर्म बैंक के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे ही पोलन बैंक है। एक्चुअल में क्या है कि फ्यूचर में डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में पोलन ग्रेन्स को यूज करने के लिए पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करके जाता है। ध्यान रखना ये माइनस है, -196 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं अपन क्रायो प्रिजर्वेशन। और जहां पर इनको स्टोर किया जाता है उन जगह को ही बोलते हैं अपन पोलन बैंक। फ्रेंड्स, अपन ने पोलन ग्रेन के बारे में आज डिटेल से पढ़ा।